तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साद अनवर। अभी के भी आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय साद अनवर यूट्यूब चैनल हमारा। अगर आप इस पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने क्लास फेलोज के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को घुमा दीजिएगा। टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्राइमरी साल्ट इफेक्ट ऑन आयोनिक रिएक्शन। कोई आयोनिक रिएक्शन हो रहा हो, उसमें आप साल्ट ऐड कर दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसकी स्टडी कहलाती है प्राइमरी साल्ट इफेक्ट। चलिए इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन किसकी? प्राइमरी साल्ट इफेक्ट की डेफिनेशन। यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन लिखी ताकि बात बहुत अच्छे से समझ आए। नंबर वन डेफिनेशन के नंबर टू डेफिनेशन। नंबर वन, दिस रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट ऑन आयोनिक रिएक्शन। कोई आयोनिक रिएक्शन हो रहा हो, उस आयोनिक रिएक्शन पर आप कुछ साल्ट की कंसंट्रेशन, साल्ट की इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो क्या आयोनिक रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा, वो कहलाएगा प्राइमरी साल्ट इफेक्ट। सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द इन्फ्लुएंस कहते हैं असर ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसेंट आयोनिक स्ट्रेंथ का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने हमारा वो लेक्चर सुना होगा जिसमें हमने एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में बताया। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिएगा। रिएक्टेंट्स की एक्टिविटी कोफिशिएंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एक्टिविटी कोफिशिएंट्स है उस पर क्या असर होता है इलेक्ट्रोलाइट का, इसकी स्टडी कहलाती है प्राइमरी साल्ट इफेक्ट। द इन्फ्लुएंस ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ किस पर? ऑन द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मिसाल के तौर पर एक रिएक्टेंट ए है जिसका चार्ज है ZA, दूसरा रिएक्टेंट बी है जिसका चार्ज है ZB। इनके आपस में रिएक्शन से ए बी एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका चार्ज है ZA प्लस ZB। चूंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद जाकर प्रोडक्ट बनता है, तो ये चीज कहलाती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये सेकंड डेफिनेशन है। द इन्फ्लुएंस ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्राइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस पर? ऑन द एक्टिविटी कोफिशिएंट, जिसको गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट्स की और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। आयोनिक रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन, their rates are affected if we add salt in it. Their rates may increase, their rates may decrease, their rates remain constant depending upon charges on ions. ये कंटिन्यूड का मतलब आगे यही लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या ऐसी चीज जिसको पानी में डालो तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाए, वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइट। Rate constant of reaction involving non-electrolyte are not affected by salt, but rate constant of reaction involving ions are sensitive to variation in ionic strength in a manner, उस अंदाज में, dependent on charges of reacting molecules। जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हों, वही फर्ज कीजिए एक रिएक्टेंट ए है जिसका चार्ज ZA है, दूसरा रिएक्टेंट बी है जिसका चार्ज ZB है। ये इनके आपस में रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस, ये क्या हैं? ये आयंस हैं। ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन आयोनिक स्ट्रेंथ इन ए मैनर, इस अंदाज में, डिपेंडेंट ऑन चार्जेस ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जनरली रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं और ये उन पर चार्जेस हैं, तो इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। लेट अस सपोज इफ वी हैव टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, एक का नाम A है दूसरे का नाम B है और उन पर चार्ज है ZA और ZB रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा? हमने फिर क्या करना है? इस पर साल्ट ऐड कर देना। एक मॉलिक्यूल A है दूसरा मॉलिक्यूल B है, मॉलिक्यूल A का चार्ज ZA, मॉलिक्यूल B का चार्ज ZB। आप इनको आयन भी समझ सकते हैं। इन पर आपने क्या चीज ऐड कर दी? साल्ट ऐड कर दिया। तो इस साल्ट के इफेक्ट को देखना है। Then effect of addition of salt on ionic reaction may be summarized as, टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। क्या इस स्लाइड पे हम क्या देखेंगे? स्लाइड नंबर 4 है, इसमें हम क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ साल्ट ऑन आयोनिक रिएक्शन में बी समराइज्ड एज। हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल A है जिसका चार्ज है ZA, दूसरा मॉलिक्यूल B है जिसका चार्ज है ZB। इसको आप आयन भी कह सकते हैं। इसमें आपने क्या चीज ऐड कर दी? बाहर से साल्ट ऐड कर दिया। तो इस साल्ट के इफेक्ट को देखना है।
इफ ZA ZB क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पॉजिटिव होगा देन रेट कांस्टेंट विल बी इंक्रीज। याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो रेट कांस्टेंट विल बी इंक्रीज। इफ ZA ZB प्रोडक्ट ऑफ चार्ज नेगेटिव होगा, रेट कांस्टेंट विल डिक्रीज। इफ ZA ZB जीरो होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जीरो होगा तो रेट कांस्टेंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ साल्ट। फिर थ्योरी ऑफ आयोनिक रिएक्शन है जो इसी टॉपिक को बताती है, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करती है। थ्योरी ऑफ आयोनिक रिएक्शन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर एक चीज ज्यादा लिखी गई है, वो काट दें। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट कांस्टेंट, ये काट दें, ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ, यहां तक काट दें। ये चीज रिपीट हो गई है तो इसको कर दें, काट दें, बराबर है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ आयोनिक रिएक्शन, यानी यहां पर आना चाहिए ऑफ आयोनिक रिएक्शन, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी बिल्कुल। In order to explain the effect of ionic strength on the rate constant of ionic reaction, बंदे का नाम था ब्रॉन्स्टेड, put forward theory of ionic reaction in 1922. According to this theory of ionic reaction, reacting molecule having charges established on equilibrium state with activated complex, इस पॉइंट का क्या नाम है? फिर वही ZA, जिसका चार्ज है ZA नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूल A या रिएक्टेंट A जिसका चार्ज है ZA, दूसरा रिएक्टेंट B जिसका चार्ज है ZB, इनके आपस में रिएक्शन से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है AB जिसका चार्ज है ZA प्लस ZB, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को स्टार या एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो reacting molecule having charges established on equilibrium state with activated complex, ये देखें, ये reacting molecule है जिस पर चार्ज है, ये reacting molecule और ये वाला activated complex, ये क्या है? activated complex। इन दोनों के दरमियान एक equilibrium establish हो गया है। बात समझो, reacting molecule एक A है, दूसरा B है, A पे चार्ज ZA, B पे चार्ज ZB, इनके आपस में रिएक्शन से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। पहला पॉइंट, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी रेट ऑफ दिस रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर। तो इसके बाद मैं कुछ खुद अभी आपके सामने लिखता हूं ताकि और बेहतर क्लियर हो। अच्छा, तो ये देखें, मैं अभी लिखने वाला हूं, साथ साथ लिखें। लेट टेक ए जनरल एग्जांपल, एग्जांपल से बात मजीद क्लियर होगी। लेट टेक ए जनरल एग्जांपल, एक एग्जांपल देखें। डेट ए मॉलिक्यूल ए, एक मॉलिक्यूल ए हैविंग चार्ज, जिस पर चार्ज क्या है? हैविंग चार्ज ZA, बात की हमने। इंटरैक्ट या रिएक्ट कर रहा है, इंटरैक्ट विद ए मॉलिक्यूल B हैविंग चार्ज ZB, हैविंग चार्ज ZB। मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ लिखेंगे, नोट्स बनेंगे, फिर बाद में आपको मुझसे नोट्स मांगने नहीं पड़ेंगे, ये आपके नोट्स बन जाएंगे। produce an activated complex AB, ठीक। तो जिस पर चार्ज आएगा ZA प्लस ZB, और चूंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसलिए इस पर हम इस तरह स्टेरिक डाल देंगे। तो इसको जरा अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन की फॉर्म में तो ऐसे बनेगा, एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल A जिसका चार्ज है ZA, दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल B जिसका चार्ज है ZB, इनके आपस में रिएक्शन से
एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ए बी, जिनका चार्ज बनेगा जेड ए प्लस जेड बी, और यहाँ पर एस्टेरिक, इसको बोलते हैं एस्टेरिक या स्टार डाल दें। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ये स्टेट क्या होती है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में आपने इसको पढ़ा होगा। और फिर इससे प्रोडक्ट बनता है, पी का मतलब है प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को जरा देखिएगा, मैं रिएक्शन लिखता हूं। फॉर दी, बस खत्म होने वाला है, फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पी, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि कैसे लिखा जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx बाय dt, ठीक, dx बाय dt। इसको हम बराबर लिख दें इज इक्वल टू के प्राइम, ये वाला के प्राइम, और ये इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी जगह आप लिख दें सी एक्स, ठीक, सी एक्स क्या है? सी एक्स से घबराना नहीं है। Cx is concentration of activated complex. Cx is concentration of activated complex. Cx is the concentration of activated complex, यानी कि आप यूं कहें कि Cx ये बराबर है concentration of activated complex। ये स्टार डाल दें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। अब अभी हमने पढ़ा, आपको याद है कि ब्रोंस्टेड साहब ने क्या बताया था? वी नाउ, ब्रोंस्टेड जो कि एक साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड थ्योरी जो उन्होंने आयनिक थ्योरी दी थी, ब्रोंस्टेड थ्योरी सेज Cx, हमको पता चल गया कि Cx क्या है? Cx, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन को Cx हमने कहा है। Cx लाइज इन द इक्विलिब्रियम, Cs lies in the equilibrium with किसके साथ? With the reacting molecule, हमको पता है with the reacting molecules, और वो कौन कौन से हैं? That is A and B। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन ये इक्विलिब्रियम में है इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, ठीक। तो ये जरा आपने नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज करता हूं। आगे लिखें, सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, अगर आपने हमारा एक्टिविटी वाला टॉपिक देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। उस टॉपिक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K can be written as, भैया बात पता क्या है? अगर इस रिएक्शन को दोबारा लिखें, यहाँ पर इस रिएक्शन को दोबारा लिखें कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A जिस पर चार्ज ZA, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल B जिस पर चार्ज ZB, इनके आपस में रिएक्शन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स AB बन रहा है जिसका चार्ज ZA प्लस ZB है, और फिर इसके बाद क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो ये है K प्राइम और ये है K, उसकी बात कर रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इस K की बात कर रहे हैं, कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिखेंगे? कैन बी रिटन एज K इज इक्वल टू A का मतलब एक्टिविटी, AX, मैं बताता हूँ AX क्या है, ओवर A प्लस, सॉरी इधर मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई AB। ये इक्वेशन नंबर 2 है। पीछे हमने एक इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, उसको मैंने नंबर 1 नहीं दिया, मैं नंबर 1 देना भूल गया हूँ। आप लिख लें dx बाय dt इज इक्वल टू K प्राइम Cx, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। आपने इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया तो भैया इस पे आ जाओ। इसमें जो AX है, AX ये क्या है? एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी होती है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इस एक्टिविटी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। AX इज द एक्टिविटी ऑफ
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी। हमको पता है ना कि वी नाउ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है एक्टिविटी या कंसंट्रेशन, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम यहां से लेके यहां तक देखें तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसको हमने थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट समझ लिया। तो ये के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और के बराबर है एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, जो कि क्या है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो हमने इसलिए क्वेश्चन 2 ऐसे लिखी, AX इज द एक्टिविटी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये AA एंड AB इज activity of reacting molecules A and B respectively बिलतरतीब respectively। यकीनन ये आपने लिख दिया। अब एक बात हमको और पता है, और वो क्या है, we know activity is the एक्टिविटी वाला लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर ये शायद आपने सुन रखा हो, मैं सपोज करता हूँ कि आपने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो सुन लेना। वी नाउ एक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, वी नाउ एक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसको इक्वेशन कैसे बनती है, ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, ए एक्टिविटी है, देखिए ए क्या है, एक्टिविटी ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ना, इसको एक थोड़ी सी तरह इसमें बात समझें ताकि कंफ्यूजन ना हो। कुछ किताबों में एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ किताबों में इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आपका दिल करे आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक्टिविटी ये बराबर होती है कंसंट्रेशन इनटू गैमा। कहीं पर आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, एक्टिविटी इज इक्वल टू एम गैमा, कंसंट्रेशन अगर मोलर लें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी एफ। एफ का मतलब क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी एक्टिविटी कोफिशिएंट का सिंबल एक क्या है, गैमा, इसी को हम स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर बोली है, ए है एक्टिविटी, सी कंसंट्रेशन, और एफ क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन से जरा आगे चलते हैं, इसको आपने यकीनन नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन में लिखी थी ए इज इक्वल टू सी एफ। अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वो क्या थी, वो थी सी एक्स। तो हम इस इक्वेशन को यूं जरा मॉडिफाई करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ए एक्स क्या है, ए एक्स है एक्टिविटी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दोबारा लिख लें, ए एक्स इज एक्टिवेटेड, ए एक्स इज एक्टिविटी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी, और सी एक्स इज कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एफ है, एफ क्या है भैया, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है, और यहाँ भी एक्स डाल दें कि एफ एक्स इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझा रहे हो? अब एक रिएक्टेंट ए है, तो उसके लिए ये वाली क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए। इसी तरह एक रिएक्टेंट बी था, उसके लिए एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट बी इज इक्वल टू concentration of reactant B into activity coefficient of reactant B।
तो ये कुछ इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब करना ये है कि पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। और आपने अगर लिखा होगा तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? इक्वेशन 2 इज k इज इक्वल टू ax ओवर a मल्टीप्लाई ab। ये क्या थी? इक्वेशन नंबर 2। तो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 2b कम्स, जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2b कम्स k इज इक्वल टू ax की जगह लिखा जाएगा cx इंटू एफ एक्स। ए की जगह उसकी ये वाली वैल्यू लिखेंगे सी ए इंटू एफ ए मल्टीप्लाई सी बी इंटू एफ बी। तो ये इक्वेशन 3 बन गई। अब इस इक्वेशन 3 को जरा रीअरेंज करें, यहीं पर कर लेते हैं। बल्कि यूं करते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको, अगर ये आपने लिख लिया होगा तो मैं जरा इसको व्हाइट बोर्ड से इसको जरा हटा देता हूँ। कैसा खूबसूरत सा रेजर है। यहाँ हम जरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लिखें रीअरेंज इक्वेशन 3 को रीअरेंज करें। कैसे कैसे? के इधर ही रहने दें इज इक्वल टू सी एक्स ओवर सी ए इंटू सी बी एफ एक्स ओवर एफ ए इंटू एफ बी। इसको ऐसे कर दें तो ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब यहाँ से इक्वेशन 4 से जरा सी एक्स को अलग करें तो k इंटू सी ए इंटू सी बी इंटू एफ ए इंटू एफ बी ओवर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स को अलग किया तो ये इक्वेशन 5 बन गई। अब क्या करें? पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? अगर आपने लिखी होगी तो मैंने कहीं पर पीछे बताया है। इक्वेशन 1 क्या है? dx ओवर dt इज इक्वल टू k प्राइम cx। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यही हमने करना है। इक्वेशन 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1b कम्स, यानी इक्वेशन 5 से cx की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में cx की जगह पे पुट कर दें। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू k प्राइम। और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगी? ये देखें, एक तो ये वाला के है तो ये के लिखें के सी ए सी बी एफ बी ओवर एफ एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब इसमें दो कांस्टेंट्स हैं। कौन कौन से? एक के प्राइम है और एक के है। तो लिखें पुट के प्राइम एंड के इज इक्वल टू के नॉट इन अबव इक्वेशन 6। तो dx बाय dt इज इक्वल टू के नॉट सी ए सी बी एफ बी ओवर एफ ऑफ एक्स। ये इक्वेशन नंबर 7 बन गई। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने नोट कर लिया। मैं थोड़ा सा और आगे फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने यकीनन नोट कर लिया है। इसको जरा मैं इरेज कर देता हूँ। तो इक्वेशन 7 जरा यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं। dx बाय dt इज इक्वल टू के नॉट सी ए सी बी एफ बी एफ ऑफ एक्स। ये क्या थी? क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वी नाउ, लिखिए फ्रॉम, स्कूल में आपने पढ़ा होगा फ्रॉम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। फ्रॉम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वी नाउ, और वो क्या चीज है? dx ओवर dt इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये चीज हमने पढ़ी थी। हमारे रिएक्टेंट्स हैं a और b। तो दिस इक्वेशन ये क्या होगी? dx ओवर dt इज इक्वल टू k। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह लिख लें Ca, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। इसको इक्वेशन नंबर 8 कह दें। अब भैया मुख्तसर सा काम, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 की देखें। ये वाली साइड आपको एक जैसी दिखेगी तो कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन 7 एंड 8। तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब है जो साइड सेम है वो सेम है, जो दूसरी भी सेम कर दें।
तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी के सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू के नॉट सी ए इंटू सी बी एफ ए इंटू एफ बी ओवर एफ ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज सेम है वो काट देंगे। इधर से सी ए इस सी ए से कट गया, सी बी से कट गया, जो बच गया वो बचा के रख दें, जो कट गया वो कट गया। के नॉट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इन ओवर एफ ऑफ एक्स। और ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलते हैं। अब लिखें अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 के दोनों साइड पर नेचुरल लॉग को अप्लाई करें। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के नॉट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ओवर एफ ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग को जरा अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के नॉट प्लस नेचुरल लॉग एफ ए प्लस नेचुरल लॉग एफ बी। एफ एक्स ऊपर जाकर माइनस नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये एफ बी है, ये क्या है दोबारा जरा लिखते हैं एफ बी। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गई। ये कौन सी क्वेश्चन हो गई? क्वेश्चन नंबर 11 हो गई। फिर आपने डी बाई हक्कल ला पढ़ा होगा, उस पर मैंने लेक्चर दिया था, उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा। फ्रॉम डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ या लिमिटिंग इक्वेशन, वी नाउ activity coefficient is related to ionic strength by following expression। और वो कौन कौन से एक्सप्रेशन थे? वो ये थे कि नेचुरल लॉग एफ ऑफ आई इज इक्वल टू -0.51 जेड आई का स्क्वायर अंडर रूट म्यू। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गई। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को जरा हम अपने हिसाब से लिखना चाहेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 12 को जरा दोबारा लिख देता हूँ। नेचुरल लॉग एफ ऑफ आई इज इक्वल टू -0.51 जेड आई का स्क्वायर म्यू। ये क्या थे? क्वेश्चन नंबर 12। तो लिखें राइटिंग अबव इक्वेशन एस नेचुरल लॉग एफ आई की जगह लिख दें एफ ए, 0.51 जेड आई की जगह लिख दें जेड ए, और ये वैसे ही। फिर नेचुरल लॉग दूसरा रेक्टेंट था बी, तो -0.51 जेड बी का स्क्वायर म्यू। और फॉर, ये तो रिएक्टेंट थे, फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए इक्वेशन 12 को लिखेंगे नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.51 जेड ए प्लस जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू। ठीक, ये ऐसे लिखेंगे। नाउ पुट, अच्छा लेंथी हो रहा है लेकिन चूंकि कंप्लीट तो करना है। नाउ पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 11। इक्वेशन 11 आपने यकीनन नोट की होगी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज, ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं ऊपर मैंने लिखी हैं, अबव वैल्यूज को इनको इक्वेशन 11 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 11 बिकम्स, इक्वेशन 11 देखें क्या है। इक्वेशन 11 बिकम्स नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के नॉट -0.51 जेड ए का स्क्वायर अंडर रूट म्यू -0.51 जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू प्लस 0.51 जेड ए प्लस जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू। फिर इसको ओपन करें। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग
के नॉट माइनस 0.51 जेड ए का स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 0.51 जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू प्लस ये इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें 0.51 जेड ए का स्क्वायर प्लस जेड बी का स्क्वायर प्लस 2 जेड ए जेड बी अंडर रूट म्यू। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये करेंगे नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के नॉट माइनस 0.51 जेड ए का स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 0.51 जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.51 जेड ए का स्क्वायर प्लस 0.51 जेड बी का स्क्वायर प्लस 0.51 जेड ए इंटू जेड बी। ठीक, और हमने जब फार्मूला, हाँ बिल्कुल, ये 2 भी तो है ना, ये 2 भी तो साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम छोटी सी मिस्टेक कर बैठे हैं उसको दुरुस्त कर लें, ये 0.51 इस 2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 0.51 2 जेड ए जेड बी अंडर रूट म्यू। ठीक, इसी इक्वेशन को जरा मैं अगले पेज पे जरा ज्यादा क्लियर करके लिख देता हूँ। ये इक्वेशन ये बनेगी नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के नॉट माइनस 0.51 जेड ए का स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 0.51 जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू प्लस 0.51 जेड ए का स्क्वायर प्लस 0.51 जेड बी का स्क्वायर प्लस 0.51 2 जेड ए जेड बी इंटू अंडर रूट म्यू। जो चीज सेम होगी वो काट के रख देंगे। मिसाल के तौर पर ये पूरा फैक्टर भैया किससे कटेगा। अच्छा, एक चीज और हमसे मिस हो गई, और वो पिछली इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ हमको एक और चीज ऐड करनी थी, और जो ये वाला म्यू है, ये म्यू अंडर रूट म्यू यहाँ भी आएगा, और ये अंडर रूट म्यू यहाँ भी आएगा। यानी अगर इस इक्वेशन को मैं दोबारा क्लियर करके लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखता हूँ। ये इक्वेशन कुछ ये बनेगी, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के नॉट माइनस 0.51 जेड ए का स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 0.51 जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू प्लस 0.51 जेड ए का स्क्वायर और अंडर रूट म्यू प्लस 0.51 जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू फिर प्लस 0.512 जेड ए इंटू जेड बी अंडर रूट म्यू सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखें, ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर के साथ, ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर के साथ कटेगा, तो क्या चीज बचेगी, जो चीज बचेगी वो नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के नॉट प्लस, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1.02 जेड ए इंटू जेड बी अंडर रूट म्यू। बस खत्म होने वाला है। तो भैया ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करो, नेचुरल लॉग के माइनस नेचुरल लॉग के नॉट हो जाएगा 1.02 जेड ए इंटू जेड बी अंडर रूट म्यू। इनको हम ऐसे नेचुरल लॉग के ओवर के नॉट लिख सकते हैं 1.02 जेड ए इंटू जेड बी अंडर रूट म्यू। ठीक, इसको जरा हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में जरा ड्रा करें, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा mx। अगर हम इधर एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। x एक्सिस पर क्या चीज आएगी, ये अंडर रूट म्यू, और y एक्सिस पर नेचुरल लॉग के ओवर के नॉट, और ये सारी की सारी चीज ये m के बराबर है, ये स्लोप है।
तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, एक बिल्कुल एक लाइन ऐसे आएगी और कुछ लाइंस ऐसे आएंगी, ये डाटा के अकॉर्डिंग आएंगी। ये लाइंस किन के लिए आएंगी, जब ZA ZB होगा पॉजिटिव, और जो नेगेटिव के लिए जो लाइंस आएंगी वो ऐसे आएंगी जब ZA ZB होगा नेगेटिव। तो यही टॉपिक था, काफी लेंथी हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें से जरूर पूछेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।